हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने टैली क्या होता है, टाइप ऑफ अकाउंट और उसी के साथ डेबिट और क्रेडिट रूल कवर किए थे। तो आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। तो टैली के जो हमारे रूल थे, तो क्या रूल थे, तो इंट्रोडक्शन वगैरह ये सारी चीज़ें हम लोग कवर कर चुके हैं। अब उसके आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। तो इसी के साथ हम लोगों ने ये जो प्रैक्टिस सेट दिया था ये भी कर लिया था। अब इसके बाद जो है हमारा यहाँ से चालू होता है कि लेजर क्या है। तो देखिए लेजर क्या चीज़ होती है। तो लेजर क्या होता है, तो लेजर एक ऐसा खाता होता है। तो लेजर क्या है, लेजर आपका एक खाता होता है। और खाता आप जानते हैं कि जहाँ पे आप अपनी ट्रांजैक्शन को रखते हैं। जैसे आपने बैंक का खाता बना दिया, तो बैंक से संबंधित जो लेन देन होंगे आप क्या करेंगे, आप जो है बैंक वाले खाते में रखेंगे। उसी प्रकार से आपने किसी पर्सन का खाता बना दिया, यानी उसका लेजर बना दिया, तो जो भी उस पर्सन की ट्रांजैक्शन होंगी वो आप उसी लेजर के अंतर्गत दिखाओगे। अब ट्रांजैक्शन करने के लिए तो हमें वाउचर का यूज करना होता है, पर अगर आप वाउचर का यूज करेंगे तब तो एंट्री आपकी सेव होती है, पर उससे पहले आपको लेजर बनाना होता है। लेजर बनाने के बाद ही आप वाउचर पे एंट्री करते हैं। तो लेजर जो है, टैली में लेजर एक खाता होता है जिसमें किसी एक व्यक्ति, वस्तु या संस्था से जुड़े सभी लेन देन को रखा जाता है। जैसे आपने एक संस्था का लेजर बना दिया, तो इसमें क्या होगा, वो संस्था से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन होंगी वो सब आप उसी में दिखाएंगे। ऐसी किसी वस्तु का अगर आपने लेजर बना दिया, जैसे आपने कंप्यूटर का लेजर बना दिया, तो जितनी बार आप कंप्यूटर खरीदेंगे या बेचेंगे उसको आप उसी लेजर के अंतर्गत दिखाओगे। या फिर किसी व्यक्ति का आपने बना दिया लेजर, तो व्यक्ति जब भी आपसे उधार लेके जाएगा तो आप उसी लेजर पे जो है एंट्री चढ़ाओगे। तो ऐसे ये चीज़ें होती हैं, जितनी भी एंट्री आप करोगे वो किसी ना किसी लेजर से संबंधित ही होती हैं। तो लेजर मतलब आपका खाता होता है। तो जो भी हमारे लेन देन यानी ट्रांजैक्शन होती हैं उसकी जानकारी रखी जाती है लेजर में। जब भी आप कोई वाउचर एंट्री करते हैं तो वह जानकारी अपने आप लेजर से जुड़ जाती है। यानी अगर आपने कोई एंट्री की, अब वो एंट्री आपने चढ़ा दी पेमेंट वाउचर पे, तो पेमेंट वाउचर पे चढ़ाने से होगा क्या कि आपका जो लेजर होगा उसमें वो जानकारी ऐड हो जाएगी। अब कैसे होगी वो अभी आगे हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेंगे। तो हर लेजर एक खास अकाउंट को दर्शाता है। जैसे कैश हो गया, बैंक हो गया, राम का हो गया खाता, सेल्स हो गया, परचेस हो गया, इन सबके लेजर हम लोग बनाते हैं। तो कैश का तो पहले से बना बनाया होता है, बाकी सारे हम लोग बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया गया है कि मान लीजिए आपने राम से 5,000 रुपये उधार लिए। तो अगर आपने राम से उधार लिया है तो आप क्या करेंगे, राम का एक लेजर बनाएंगे, राम का एक खाता आप तैयार कर देंगे और उस खाते में क्या दिखाएंगे, उस खाते में दिखा देंगे कि राम से हमने पैसा उधार लिया, यानी राम हमारे क्रेडिटर कहलाएंगे, हमारे लेनदार कहलाएंगे। राम क्या हो जाएंगे, राम हमारे जो होंगे वो लेनदार कहलाएंगे। यहाँ पे लेनदार। अब लेनदार का क्या मतलब होता है, तो लेनदार मतलब आपका होता है क्रेडिटर। जो आपसे पैसा लेगा वो आपका लेनदार कहलाता है। ये क्या कहलाएंगे, ये क्रेडिटर हो जाएंगे, क्रेडिटर। ठीक है, तो यहाँ पे राम से हमने उधार लिया तो राम हमारे लेनदार यानी क्रेडिटर बन गए। अब इसके बाद राम का हमने क्या किया, राम का हमने एक लेजर बना दिया राम के नाम से और उसको डाल दिया क्रेडिटर में, तो यानी राम हमारे लेनदार होंगे। इसके बाद जब राम से हमने उधार लिया था तो आगे चल के राम को हम चुकाएंगे भी, तो राम के नाम से यहाँ पे लेजर बन जाएगा और लेजर में हम लिख देंगे कि राम हमारे लेनदार हैं 5,000 रुपये के। उसके बाद अगली डेट को क्या हुआ, तो यहाँ पे दिया है दिनांक, अगली डेट, कोई भी डेट मान सकते हैं। तो राम का खाता जो है वो 5,000 रुपये से हमने उधार कर दिया। उसके बाद फिर जब राम को पैसे वापस करेंगे तो उसी लेजर को हम दिखाएंगे। अब कैसे दिखाना है, तो अगली डेट को हम राम का खाता जो है चुका देंगे तो राम को डेबिट कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि राम का हमने एक खाता बनाया, अब उस खाते को पहले हमने क्रेडिट कर दिया क्योंकि राम से हमने पैसा लिया था। उसके बाद जब राम को पैसा दिया गया तो राम के खाता को डेबिट कर दिया। तो राम का जो खाता होगा यानी लेजर होगा वो सिर्फ एक बार बनाया जाएगा। अगर हमने यहाँ पे उधार लिया और लेजर बना दिया, खाता बना दिया, तो उसके बाद क्या होगा, जब पेमेंट करेंगे तो उसी खाते पे हम चढ़ाएंगे कि हाँ हमने उधार लिया था, अब इसी खाते में हमने इतना पे कर दिया। फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे राम से हमने 5,000 रुपये उधार लिए थे, तो राम के खाते में हम चढ़ा देंगे कि राम हमसे 5,000 रुपये आगे चल के लेंगे, ये 5,000 के हमारे लेनदार हैं यानी क्रेडिटर हैं। इसके बाद जब हम पेमेंट करेंगे, अब जैसे 5,000 की जगह 2,500 रुपये हम चुका देते हैं, तो राम के खाते में हम 2,500 रुपये डाल देते, तो हमारे पास शेष कितना बचता, तो शेष हमारे पास 2,500 रुपये बचते और 2,500 हमने पे कर दिया था। इसके बाद अगर फिर हम यहाँ पे करते तो फिर दिखा सकते थे कितना पे हुआ। तो यहाँ पे पूरा फाइनल कर दिया गया, यानी राम का खाता बनाया गया, 5,000 से क्रेडिट कर दिया गया। उसके बाद दोबारा राम के खाते पे क्या हुआ, 5,000 से डेबिट कर दिया गया। तो खाता सिर्फ एक बार बनाया जाता है, वही चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं कि अगर मान लीजिए आपने राम से 5,000 रुपये उधार लिए,
तो राम के नाम से लेजर बन जाएगा, जिसमें हम दिखाएंगे कि राम के खाता जो है 5,000 रुपये से उधार हो गया। इसके बाद जब आप राम को पैसे वापस करेंगे तो उसी लेजर को क्या करेंगे, राम के खाते को चुकाने वाले में दिखा देंगे, यानी कि इसको डेबिट में डाल देंगे, कुछ इस टाइप से। इसके बाद अगला दिया है कि टैली में क्यों जरूरी है लेजर। तो लेजर आखिर क्यों जरूरी है, क्यों बनाया जाता है, वो चीज़ें दी हैं। तो सभी लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग होता है, लेजर का प्रयोग होता है सभी को। यानी जैसे आपने संपत्ति का बनाया, आपने कंप्यूटर खरीदा तो उसको आप संपत्ति में दिखा सकते हैं। आपने एक टेबल खरीदा, चेयर खरीदा, तो कुछ भी आप खरीदोगे या बेचोगे या कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे, उस ट्रांजैक्शन का आपको एक लेजर जरूर बनाना होता है। लेजर बनाने के बाद ही हमारा जो आगे का काम होता है वो हम करते हैं। फिर इसके बाद रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अगर बनानी है तो वो भी आपके लेजर से ही बनती है। लेजर आप पहले बनाते हैं, फिर लेजर के अंतर्गत आपका पैसा आता है, ट्रांजैक्शन आती हैं, वो सारे पैसे उठा के हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। फिर इसमें अकाउंट की जांच करने के लिए लेजर बहुत ज़रूरी है। तो लेजर इन सब चीज़ों के लिए ज़रूरी है कि लेन देन को सही ढंग से रिकॉर्ड करने के लिए, रिपोर्ट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के लिए और अकाउंट की जांच करने के लिए, इन तीनों चीज़ों के लिए जो है लेजर की ज़रूरत होती है। इसके बाद हम लोग ग्रुप समझ लेते हैं। तो टैली में जो है टोटल कितने ग्रुप हैं, तो टैली में टोटल यहाँ पे 15 ग्रुप दिए हैं प्राइमरी, उसके बाद 13 जो हैं वो सेकेंडरी ग्रुप आते हैं। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दो प्रकार के ग्रुप होते हैं। अब ग्रुप क्या चीज़ होती है, तो जैसे पहली चीज़ आपने सीखी लेजर बनाना। तो जैसे हमने कहा कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर का आप क्या करेंगे, आप कंप्यूटर का लेजर बना देंगे। आप लिखेंगे कंप्यूटर और कंप्यूटर आपके लेजर में आ जाएगी। अब ये जो लेजर होगा, लेजर का आपको एक अंडर बताना पड़ेगा, अंडर यानी उसका एक ग्रुप लगाना पड़ेगा। अब ये कंप्यूटर क्या है, खर्चा है, संपत्ति है, जो भी चीज़ें होगी उससे रिलेटेड ग्रुप में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। जैसे कंप्यूटर हमारी संपत्ति है तो इसको संपत्ति वाले ग्रुप में डाल देंगे, अगर कंप्यूटर हमारा खर्चा होता तो इसको खर्चे वाले ग्रुप में डाल देते हैं। तो जितनी भी एंट्री होती है इन सभी का हमें एक ग्रुप बताना पड़ता है। अब जैसे सैलरी है तो सैलरी का भी एक ग्रुप होता है। तो ये सारे हमारे ग्रुप दिए हुए हैं और इन सब ग्रुप को पढ़ के ही हम अच्छे से टैली में आगे काम कर सकते हैं। तो देखिए पहले प्राइमरी ग्रुप दिए हैं, ग्रुप होते क्या, तो ग्रुप हमेशा लेजर के अंडर में दिखाए जाते हैं, ये चीज़ आप याद रखना। जितने भी ग्रुप होते हैं उन सबको हम लोग लेजर के अंडर में दिखाते हैं। तो पहला ग्रुप दिया है हमारा कैपिटल अकाउंट, उसके बाद दिया हुआ है लोन्स लायबिलिटीज। तो कैपिटल अकाउंट का क्या मतलब होता है, तो जब भी आप एक व्यापार को चालू करते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट यानी पूंजी खाते के अंतर्गत दिखाया जाता है। जैसे आपने 10 लाख रुपए लगा के व्यापार चालू किया तो 10 लाख रुपए क्या है, आपकी कैपिटल कहलाएगा। वैसे अगर आपने लोन लेके व्यापार चालू किया तो वो आपका लोन्स लायबिलिटीज कहलाएगा। लोन लेके व्यापार चालू किया या व्यापार को बढ़ाने के लिए आपने लोन लिया तो वो लोन्स लायबिलिटीज में ही आएगा। करेंट लायबिलिटीज का मतलब होता है ऐसा बकाया जिसे आप 1 साल के अंदर अंदर चुका देंगे, वो आपका करेंट लायबिलिटीज कहलाता है। जैसे इसमें आपके क्रेडिटर आ जाते हैं, लेनदार। अगर आपने लेनदार से पैसा लिया है तो उसका जो पेमेंट चुकाना होगा वो आप क्या करेंगे, वो आप 1 साल के अंदर अंदर चुकाएंगे, तो वो क्या करेंट लायबिलिटीज क्या कहलाएगा आपका। तो ये वर्तमान देनदारियां होती हैं, यानी कम समय के बकाया होते हैं। इसके बाद फिक्स असेट्स क्या होता है, तो सभी प्रकार की स्थायी संपत्तियां जैसे टेबल, चेयर, फर्नीचर, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये सब स्थायी संपत्तियां होती हैं। तो ऐसी संपत्तियां जो व्यापार में हम खरीदते हैं अपने इस्तेमाल के लिए, फिर उसको अगर आगे हम चाहें तो उसको सेल कर सकते हैं, तो वो सारी संपत्तियां हो जाती हैं। जैसे आपने एक कंप्यूटर खरीदा 40,000 का, तो 40,000 रुपये की आपकी एक संपत्ति बन गई, क्योंकि उसे आप आगे चल के यूज करने के बाद बेच भी सकते हैं, तो वो संपत्ति कहलाएगा। और संपत्तियां जो ऐसी संपत्तियां होती हैं फिक्स असेट्स में, जिनका इस्तेमाल हम कम से कम 1 साल तक करते हैं। इसके बाद इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है विनियोग, यानी जब पैसा कहीं निवेश किया जाता है, जैसे लाभ कमाने के उद्देश्य से पैसा कहीं लगाया गया तो उसे इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा। इसके बाद करंट असेट्स, तो सभी प्रकार के जो कम समय की आपकी संपत्तियां होती हैं जिनका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, जैसे पैसा हो गया, आपका डेबिटर हो गया, या इसमें ऐसी भी कंडीशन रख सकते हैं कि वो सारी आपकी संपत्तियां जिनको आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो करंट असेट्स होता है, जिसको भी आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसमें पैसा भी आ जाता है, बैंक भी आ जाती है, डेबिटर भी आ जाते हैं। इसके बाद ब्रांड डिवीजन, तो जब मेन कंपनी द्वारा अपने ब्रांच के खाते मैनेज किए जाते हैं उसे ब्रांड डिवीजन कहा जाता है। मिसलेनियस मतलब विविध खर्चे होते हैं, यानी जो व्यापार के बाहर छोटे मोटे खर्चे होते हैं या व्यापार के प्रारंभ में जो प्रारंभिक खर्चे होते हैं उन्हें मिसलेनियस एक्सपेंसेस बोला जाता है। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है,
तो सभी प्रकार के जो सस्पेंस के अकाउंट होते हैं, यानी ऐसे खाते जिनका जो आपसे बाई मिस्टेक आपने कोई एंट्री जैसे छोड़ दी है, तो उसे आप सस्पेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो जो पैसा आपका सस्पेंस रहता है या कुछ ऐसी एंट्री होती हैं जो आप बाई चांस भूल जाते हैं या वो आपको ढूंढने से नहीं मिलती हैं, तो उससे आपकी जो रिपोर्ट होगी उस पर क्या है, उस पर आपका इफेक्ट पड़ता है, रिपोर्ट आपकी गलत आएगी। तो रिपोर्ट को बराबर करने के लिए हम लोग अंतर की राशि, जैसे कहीं पे आपका 5,000 रुपये का अंतर आ रहा है रिपोर्ट में, तो 5,000 को बराबर दिखाने के लिए हम लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और 5,000, तो इससे क्या होगा कि वो जो है बराबर आ जाएगा। तो जब बैलेंस शीट का योग बराबर नहीं आता है तो जो अंतर की राशि होती है उसे सस्पेंस अकाउंट के अंतर्गत दिखाया जाता है। सेल्स अकाउंट का मतलब होता है विक्रय खाता। अब विक्रय खाता क्या होता है, जैसे किसी वस्तु को आप बेचना चाहते हैं तो उसे सेल्स अकाउंट की कैटेगरी में रखेंगे। इसके बाद परचेस होता है क्रय करने के लिए, खरीदने के लिए। जब आप किसी वस्तु को खरीदते हैं तो उसे परचेस अकाउंट में डालते हैं। जैसे आपने 10 कंप्यूटर खरीदे बेचने के लिए, तो वहाँ परचेस अकाउंट हो जाएगा। इसके बाद डायरेक्ट इनकम, तो वो सारी इनकम जो सीधे तौर पे आपके व्यापार से आती है उसे डायरेक्ट इनकम बोला जाता है। जैसे आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और आपको पैसा मिला तो वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, जो सीधे तौर पे व्यापार से मिले। इनडायरेक्ट इनकम, तो इनडायरेक्ट इनकम ऐसी इनकम होती है जो व्यापार के बाहर से मिलती है, जैसे आपका डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया और रेंट हो गया। रेंट आपने अगर रेंट की इनकम हुई है आपको, तो वो भी इनडायरेक्ट इनकम में ही आएगा। तो कुल मिला के ऐसे पैसे जो व्यापार के बाहर से आपको मिल जाते हैं या आपका जो मेन व्यापार है उसके अतिरिक्त मिल जाते हैं, तो वो सब इनडायरेक्ट इनकम होती है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो व्यापार के लिए ज़रूरी होते हैं, जिनके बिना हमारा व्यापार नहीं चल सकता है। जैसे आपका मेडिकल स्टोर है तो वहाँ पे आप दवा लाने पे खर्चा करोगे तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस। या फिर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, किसी वस्तु का अगर निर्माण आप करना चाहते हैं तो उसके लिए आप जो मटेरियल लेके आएंगे वो क्या कहलाएगा, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएगा। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐसे खर्चे होते हैं जो आपके व्यापार में कम जरूरी होते हैं या व्यापार के जो बाहर के होते हैं, यानी सीधे सीधे इन खर्चों से हमें जो फ़ायदा नहीं होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गया, और इसी के साथ रेंट सैलरी आपका डायरेक्ट में भी आता है अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तब, या फिर अगर आपका व्यापार जो है उसी टाइप से है दिया हुआ है तब जो है आपका ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आता है। तो रेंट भी आ जाता है, सैलरी भी आ जाती है डायरेक्ट में जब वो ज़रूरी होता है ज़्यादा, वैसे इनडायरेक्ट में जाएगा। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सभी प्रकार के अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट, ऑफिस एक्सपेंसेज और सैलरी एक्सपेंसेज, ऑडिट चार्ज और ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज, ये सारे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आते हैं। इसके बाद टैली में जो है हमारे सेकेंडरी ग्रुप की यहाँ पे बात की गई है। तो सेकेंडरी ग्रुप कौन से होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रुप में पहला दिया बैंक अकाउंट। तो सभी प्रकार के बैंक के खाते जो होते हैं वो बैंक अकाउंट ग्रुप के अंतर्गत आते हैं। जितने भी आपके बैंक के अकाउंट होंगे, बैंक अकाउंट, वो बैंक अकाउंट में आएंगे। जैसे पीएनबी में खाता खोला, अंडर में बैंक अकाउंट। आपने एसबीआई में खाता खोला, अंडर में बैंक अकाउंट। आपने जो है आईसीआईसी बैंक में खाता खोला तो अंडर में बैंक अकाउंट। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो जब भी आप बैंक में जमा से अधिक पैसा किसी को भुगतान करते हैं या बैंक में जमा से अधिक पैसा निकालते हैं तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट कहलाता है। ये आपके करंट अकाउंट पे मिलता है कि बैंक में जितने भी पैसे जमा होते हैं उससे ज़्यादा आप पैसे निकाल सकते हो। अगली बार जब आप जमा करेंगे तो वो कट जाएंगे विद इंटरेस्ट। इसके बाद कैश इन हैंड, तो जो भी हमारा कैश की एंट्री होती है वो कैश इन हैंड में जाती है। जैसे आपने जो है नगद पैसा आपके पास कितना बचा हुआ है ये आपको देखना है तो वो कैश इन हैंड में मिल जाएगा। तो कैश इन हैंड की जो एंट्री होती है, इसका जो ग्रुप होता है या लेजर होता है वो पहले से टैली में बना होता है। तो कैश इन हैंड आपका होता है कि बचा हुआ पैसा, जितना भी पैसा करंट में आपके पास बचा होता है वो कैश इन हैंड के अंतर्गत आता है। जैसे आपने व्यापार में लगाए 10 लाख रुपए, अब उसमें से आपने जो है कुछ खर्चा भी कर दिया तो टोटल आपके पास 4 लाख बचा, तो करंट में जो पैसा आपके पास बचा होगा वही आपका कैश इन हैंड कहलाता है। डिपॉजिट असेट्स, तो सभी प्रकार की जो आपकी सिक्योरिटी होती हैं, यानी ऐसी खर्चे या फिर ऐसी संपत्तियां जो सीधे तौर पे आप जमा करते हैं। जैसे आपने रेंट के लिए पैसा जमा किया, आपने सिक्योरिटी के लिए पैसा जमा किया, तो जब भी आप पैसा किसी भी वस्तु के लिए ऐसे जमा करते हैं तो वो आपका डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत आता है। तो सिक्योरिटी वगैरह सब डिपॉजिट असेट्स के अंतर्गत आएगा। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्स, तो ड्यूटीज एंड टैक्स क्या होता है, तो सभी प्रकार के आपके जो है कर के खाते, कर यानी होता है टैक्स, तो जो भी टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी, तो जो भी टैक्स होंगे वो सारे टैक्स आपके ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत आते हैं।
इसके बाद लोन्स एंड एडवांस असेट्स आ जाता है। तो लोन्स एंड एडवांस असेट्स क्या होता है, तो सभी प्रकार के जो आपके एडवांस पैसे दिए जाते हैं, जैसे आपने सैलरी के लिए एडवांस में दे दिया, आपने रेंट का एडवांस में पैसा दे दिया, तो जब भी एडवांस में पैसा दिया जाएगा तो वो लोन्स एंड एडवांस के अंतर्गत आता है। इसके बाद प्रोविजन, तो प्रोविजन का मतलब होता है प्रावधान, यानी भविष्य में होने वाली निश्चित हानियों या भविष्य में होने वाले निश्चित खर्चों के लिए जो पैसा हम बचा के रखते हैं उसे प्रोविजन बोला जाता है। इसके बाद रिजर्व, तो रिजर्व एंड सरप्लस क्या होता है, तो रिजर्व जो है आपका, ये आप जब भी भविष्य के लिए पैसा बचा के रखते हैं उसे रिजर्व बोला जाता है। जैसे आपने व्यापार किया और वहाँ पे आपने कुछ पैसा निकाल के अलग रख दिया, इन फ्यूचर कभी कोई हानि हो जाती है, कोई नुकसान होता है तो इससे भरपाई हो सके, तो यही आपका रिजर्व कहलाता है। इसके बाद सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन ऐसे लोन होते हैं जिनका कोई कानूनी प्रारूप होता है या किसी संपत्ति को जो है गिरवी रख के दिए जाते हैं। जैसे आपने किसी को लोन दिया और उसकी संपत्ति को गिरवी रख लिया तो ये आपका सिक्योर्ड लोन है, या फिर आपने किसी को लोन दिया और लिखित में सारी चीज़ें आपके पास मौजूद हैं तो ये सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड क्या होता है, तो ऐसा लोन जिसका कोई कानूनी प्रारूप ना हो या किसी संपत्ति को बंधक ना बनाया गया हो, तो ये लोन आपके अनसिक्योर्ड लोन में आते हैं। जैसे आपने किसी को लोन दिया, पैसा दिया, पर उससे लिखित में ना तो लिया और ना ही कोई संपत्ति को उसका गिरवी रखा, तो वो अनसिक्योर्ड लोन में आएगा। इसके बाद स्टॉक इन हैंड, तो सभी प्रकार के जो बचा हुआ आपका स्टॉक होता है, रहतिया इसको बोलते हैं हिंदी में, वो स्टॉक इन हैंड में आता है। जैसे आपने व्यापार में 10 लाख का माल भरा, उसके बाद कुछ उसमें से वस्तुएं आपने बेच दी, तो जो करंट में बचा होगा, जैसे 2 लाख की वस्तुएं आपके पास बची, तो आपका स्टॉक इन हैंड क्या है, 2 लाख का, तो वो 2 लाख का स्टॉक इन हैंड आपका दिखाएगा। इसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर और सन्ड्री डेबिटर। सन्ड्री क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार। अब जैसे आपने उधार वस्तुएं खरीदी किसी से, आपने राम से जो है कंप्यूटर उधार खरीदा, तो आप राम का लेजर बनाएंगे, अंडर में सन्ड्री क्रेडिटर कर देंगे। फिर आपने वही कंप्यूटर जो है श्याम को उधार बेच दिया, तो आप लेजर बनाएंगे श्याम का, अंडर में सन्ड्री डेबिटर कर देंगे। तो जो आपके देनदार होते हैं, यानी जो आपको पैसा देते हैं, उन्हें सन्ड्री डेबिटर बोलते हैं, और जो आपसे पैसा लेते हैं उन्हें सन्ड्री क्रेडिटर बोलते हैं। क्रेडिटर आपका ज़्यादातर सप्लायर वगैरह आ जाते हैं और डेबिटर में आपका जो है कस्टमर आ जाते हैं। तो ये हमारे जो है ग्रुप्स यहाँ पे हो गए। अब इसके बाद जो है इसकी थ्योरी भी नीचे दी हुई है, जो कि हम लोग डिटेल में भी पढ़ लेते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ पे आए तो देखिए सबसे पहला ग्रुप क्या दिया, कैपिटल अकाउंट, जो कि अभी हमने पढ़ा। तो इस ग्रुप में व्यवसाय के मालिक या साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी और निकाली गई राशि यानी ड्राइंग्स को दर्शाता है। तो कहीं पे भी अगर आप व्यापार चालू करेंगे तो वहाँ पे अंडर में क्या करेंगे, अंडर में आप रखेंगे कैपिटल अकाउंट। इसके बाद जब कोई मालिक अपने व्यवसाय में पैसा लगाता है तो वह कैपिटल कहलाती है, और वह पैसा व्यवसाय से निजी खर्च के लिए पैसा निकालता है तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। ये वही चीज़ दी हुई है, थोड़ा ये ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ है। ये दोनों खाते इसी ग्रुप में आते हैं। अब एक एंट्री आ गई कि जो है श्याम है, इन्होंने पैसा व्यापार से निकाला है, तो आप क्या करेंगे, तो आप विड्रॉ का लेजर बनाएंगे और अंडर में क्या करेंगे, कैपिटल अकाउंट डाल देंगे। या फिर श्याम ने व्यापार चालू किया तो श्याम का आप लेजर बनाएंगे और अंडर में कैपिटल अकाउंट डाल देंगे, क्योंकि व्यापार जब चालू होता है या व्यापार से पैसा निकाला जाता है तब इसकी एंट्री जो है इसमें होती है कैपिटल अकाउंट में। अगला लोन्स लायबिलिटीज, तो इसमें वे सभी ऋण आते हैं जो व्यवसाय ने किसी बैंक या संस्था से लिए होते हैं। जैसे एक व्यापार आप चला रहे हैं, उसमें आपने किसी संस्था से लोन लिया या किसी बैंक से लोन लिया, तो यह दीर्घकालीन दायित्व होते हैं, यानी लंबे समय तक। तो ऐसे ये आपके लोन होते हैं जो 1 वर्ष से अधिक अवधि में चुकाना होता है, यानी लंबे समय के जो लोन होते हैं, लोन फ्रॉम बैंक हो गया या व्हीकल लोन हो गया, जो आप 2 साल 3 साल चुकाते हैं, यानी 1 साल के ऊपर ऐसे लोन जो 1 साल के ऊपर आप पे करने वाले हैं, वो सारे आपके लोन लायबिलिटीज में आता है। इसके बाद करंट लायबिलिटीज, तो वर्तमान देनदारियां। तो इसका मतलब क्या होता है, तो ऐसे दायित्व जो 1 वर्ष के भीतर चुकाते हैं। 1 वर्ष के भीतर क्या चुकाते हैं, तो इसमें व्यापार की दैनिक गतिविधियों से संबंधित सभी देनदारियां आती हैं। जैसे आपने कहीं से उधार वस्तुएं ली, तो सामने वाला क्या है, सामने वाला आपसे पैसा आगे चल के लेगा तो वो आपका क्रेडिटर कहलाएगा। तो आप कम समय में अपने सप्लायर को पैसा चुकाओगे तो वो आपका करंट लायबिलिटीज बनता है। या फिर कोई टैक्स है जो आपको कम समय में चुकाना है, 1 साल के अंदर अंदर आपको चुकाना है, तो वो आपका करंट लायबिलिटीज है। शॉर्ट टर्म आपने कोई लोन लिया है, कम समय का आपने किसी से लोन लिया है, जैसे 2 महीने 3 महीने 4 महीने 6 महीने का, तो वो आपका करंट लायबिलिटीज में आएगा। या किसी से आपने एडवांस में पैसा ले रखा है पर उसे अभी तक वो चीज़ें नहीं ला के दी जो उसे चाहिए थी,
तो ये भी आपने अगर एडवांस भी लिया है तो वो भी आपका जो है एक दायित्व ही कहलाएगा, आपकी एक लाइबिलिटीज ही बनेगी कि कम समय में वो लाइबिलिटीज आपको चुकानी है। तो जो भी आपके कम समय के दायित्व होते हैं, कम समय के जो बकाया होते हैं, वो सभी उधारी जिसे 1 साल के अंदर अंदर आप चुका दोगे वो करंट लाइबिलिटीज के अंतर्गत आती है। इसके बाद अगला दिया है फिक्स असेट्स। तो वे सभी संपत्तियां जो लंबे समय तक व्यापार में उपयोग में होती हैं, जैसे इन संपत्तियों का इस्तेमाल हम कम से कम 1 साल तक करते हैं और इन्हें बेचने के लिए नहीं खरीदा जाता है, पर आवश्यकता पड़ने पर इन्हें हम बेच भी सकते हैं। अब क्या चीज़ होगी, जैसे अपना हिसाब किताब करने के लिए हमने एक कंप्यूटर खरीदा, तो कंप्यूटर तो हमने अपने यूज के लिए खरीदा है, पर आगे चल के हमने बेचने के लिए तो खरीदा नहीं था, पर आगे चल के हम चाहें तो इसे बेच भी सकते हैं। तो ऐसी संपत्तियां जिनका इस्तेमाल हम कम से कम 1 साल तक करेंगे और उसके बाद अगर हमारी कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसे हम बेच भी सकते हैं, तो वो हमारी फिक्स असेट्स कहलाती है। जैसे कंप्यूटर टेबल, अब कंप्यूटर का लेजर बनाया आपने, अंडर में फिक्स असेट। आपने फर्नीचर का लेजर बनाया, अंडर में फिक्स असेट्स। आपने बिल्डिंग का लेजर बनाया, अंडर में फिक्स असेट्स। तो जितने भी लेजर आपके होंगे, कंप्यूटर, टेबल, चेयर, फर्नीचर, कार, बाइक, एसी, ये सारी चीज़ें आपके फिक्स असेट्स के अंतर्गत ही आएंगी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट दिया है। तो जब भी आप कोई निवेश करते हैं, कहीं पे पैसा लगाते हैं, तो वे संपत्तियां जिनमें व्यापार ने पैसा निवेश किया होता है वो इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत आती हैं। तो इनमें वे सभी निवेश आते हैं जो व्यापार में अन्य कंपनियों जैसे शेयर, बॉन्ड, म्यूचुअल फंड आदि में किए जाते हैं। तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर, फिक्स असेट्स, फिक्स डिपॉजिट, तो ये सब जो चीज़ें हैं जहाँ पे भी आपने 2 पैसे लगा के 4 पैसे आप कमाने के लिए बना रहे हो, यानी आपने कहीं पैसा लगाया ताकि वो और पैसा आपको मिले, तो वो आपकी एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट होती है, जिसे आप इन्वेस्टमेंट के अंतर्गत दिखाते हैं। आपने शेयर खरीदा, आपने शेयर 10,000 का खरीदा, फिर वो 20,000 का हो गया, तो आपको लाभ हुआ, तो ये क्या है, आपकी एक इन्वेस्टमेंट कहलाएगी। इसके बाद करेंट असेट्स, तो इसमें क्या है, इसमें आपकी जो है चालू संपत्तियां आती हैं। तो वे संपत्तियां जो 1 साल के भीतर नगद में बदली जा सकती हैं। जैसे इनमें आपका जो है नगद यानी कैश हो गया, बैंक हो गया, ग्राहक से मिलने वाली राशि हो गई, स्टॉक हो गया, तो ये आदि शामिल हैं। तो इसमें कैश, डेबिटर और स्टॉक आता है, यानी ऐसी चीज़ें जिसे आप 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब जैसे स्टॉक खरीदा आपने, वस्तुएं खरीदी, वस्तुएं आप रखोगे तो है नहीं, उनको आप बेचते रहोगे, तो उनको बेच के आप पैसे कमाओगे, तो 1 साल के अंदर अंदर वस्तुएं आप बेचते रहोगे, तो वो आपका करेंट असेट्स है। आपने जो है उधार कोई वस्तु बेची, फिर उसके बदले में वो है एक जो पैसा आपको मिलेगा वो 1 साल के अंदर अंदर आप वसूल लोगे, तो वो भी क्या है, आपका करेंट असेट्स है। आपके पास जो पैसा पड़ा है वो भी आपका करेंट असेट्स है। तो ऐसी संपत्ति जिसको 1 साल के भीतर आप नगद में बदल सकते हैं, जिसको आसानी से खर्च कर सकते हैं, वो करेंट असेट्स होता है। इसके बाद ब्रांड डिवीजन। तो ब्रांड डिवीजन क्या चीज़ होती है, तो व्यापार की अन्य शाखाओं या विभागों से संबंधित खाता। जैसे जब व्यापार की 1 से अधिक शाखाएं होती हैं, जैसे आपका एक व्यापार है और उसकी कई सारी ब्रांचेस पड़ी हुई हैं, तो उनकी आय को अलग अलग ट्रैक करने के लिए यह ग्रुप बनाया जाता है। अब जैसे हमारी एक ब्रांच पड़ी है दिल्ली में, एक मुंबई में, तो एक हमने दिल्ली के नाम से बना दिया और एक मुंबई के नाम से। तो इससे होगा क्या, इन दोनों का जो भी अमाउंट होगा, इन दोनों पे जो भी आय व्यय हो रहा होगा, जो भी खर्चा हो रहा होगा, या जो भी ये इनकम गेन कर रहे होंगे, उन सभी का हिसाब किताब हमारे द्वारा किया जाएगा, क्योंकि हमारी मेन कंपनी है। तो मेन कंपनी द्वारा बनाए अपने ब्रांच के खाते ब्रांड डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंसेस, तो ऐसे खर्च जिनसे भविष्य में लाभ होता है और जो धीरे धीरे खर्च किए जाते हैं, जैसे व्यापार की शुरुआत में किए गए प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये क्या होते हैं, तो जैसे आपने शुरुआत में विज्ञापन पे खर्च किया, एडवर्टाइजमेंट पे खर्च कर दिया, जो कई सालों तक आपका जो है विज्ञापन चलेगा। या फिर आपने जो है स्टार्टिंग में व्यापार में जो प्रारंभिक खर्च हुआ, जैसे आपने व्यापार का लोगो बनवाया, आपने अपने बिजनेस का जो भी रजिस्ट्रेशन था वो करवाया, और भी जो स्टार्टिंग में आपके जो हैं खर्चे होते हैं, तो व्यापार के प्रारंभ में होने वाले खर्चे को मिसलेनियस एक्सपेंसेस कहा जाता है। जो भी छोटे मोटे खर्चे होते हैं व्यापार के प्रारंभ में, वो सारे मिसलेनियस एक्सपेंसेस के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद सस्पेंस, तो जब यह एक अस्थायी खाता होता है जहां अधूरी या अज्ञात प्रविष्टियां दर्ज की जाती हैं। जैसे आपकी कोई एंट्री अधूरी रह गई, आप उसको जो है बाई चांस आप भूल गए, या फिर कोई ऐसी एंट्री थी जो आपने किया ही नहीं, तो ऐसी चीज़ें जब आपका आ जाता है, जैसे रिपोर्ट आपकी गड़बड़ आ रही है, कहीं पे आपका कुछ फ़र्क आ रहा है 10,000 15,000 का,
तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट को बराबर दिखाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो आप जो भी अंतर आएगा, जैसे 10,000 का अंतर आ रहा है तो आप अपनी रिपोर्ट में 10,000 इतना तो अंतर नहीं आना चाहिए, जैसे 2,000 3,000 या फिर 100 200 या 500 ऐसा अगर कुछ आ रहा है तो आप नीचे लिख देंगे वहाँ पे सस्पेंस अकाउंट और उसके आगे वो अमाउंट डाल देंगे। जैसे आपने अप्रैल मंथ में देखा कि अप्रैल मंथ में जो है हमारे जो है 500 रुपये कहीं पे कम आ रहे हैं। आपने सारे खाते चेक कर डाले, सब कुछ देख डाला, आपको नहीं पता चला कि कहाँ पे दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे सस्पेंस अकाउंट और उसके आगे जो अमाउंट आपका दिया होगा, जितना अंतर आ रहा होगा वो लिख देंगे। तो इससे होगा कि आपकी रिपोर्ट बराबर आ जाएगी और आगे चल के ये अस्थायी खाता होता है, यानी बाद में जब हमें ढूंढने पे वो मिल जाता है तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। तो ये अननोन एंट्री, बैंक डिफरेंस, इन सभी का जो ग्रुप है वो आपका आएगा सस्पेंस में। फिर सेल्स, तो व्यापार द्वारा की गई वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री। आपने कोई वस्तु बेची या कोई सेवा बेची तो उसे सेल्स अकाउंट में ही दिखाना है। तो इस खाते में सभी प्रकार की बिक्री दर्ज होती है, लोकल, इंटर स्टेट हो गया, निर्यात हो गया, ये सारी जीएसटी सेल हो गया, गुड सेल हो गया, एक्सपोर्ट सेल हो गया, तो ये सब इसमें आएगा सेल्स में। परचेस में क्या होगा, तो व्यापार के लिए माल या सेवाओं की खरीद को दर्शाने वाला खाता, यानी आपने कच्चा माल खरीदा या उत्पाद पे खर्च किया या सेवा जो है खरीदी, तो जो भी चीज़ें आप खरीद रहे हो बेचने के लिए, बेचने के उद्देश्य से जो भी आप खरीद रहे हो उसे आप परचेस अकाउंट के अंतर्गत दिखाओगे। तो इसमें रॉ मटेरियल, गुड्स परचेस, जीएसटी परचेस, ये सब आ जाएगा। डायरेक्ट इनकम, तो इसका मुख्य व्यापार गतिविधियों से प्राप्त होता है, यानी व्यापार से जो सीधे तौर पे आपको इनकम हो वो आपकी डायरेक्ट इनकम होती है। जो आमदनी व्यापार से मुख्य कार्य जैसे माल बेचने, सेवाएं देने से होती है वह इनमें आती हैं। जैसे आपने सेल किया, आपको इनकम हुई, वो आपकी क्या है, डायरेक्ट इनकम। या आपने किसी वस्तु को बनाने के लिए जो है आपने चार्ज किया, तो आपने वस्तु बना के दी, आपको पैसा मिला, तो वो क्या है, आपकी डायरेक्ट इनकम। इसके बाद इनडायरेक्ट इनकम, तो ऐसी आय जो मुख्य व्यापार से अलग स्रोतों से आती है, यानी व्यापार आप किसी और चीज़ का कर रहे हैं पर इनकम कहीं और से आपको हो गई, तो वो आपकी इनडायरेक्ट इनकम होती है। जैसे आपने इंटरेस्ट पे, ब्याज पे पैसा उठाया, आपने ब्याज पे पैसा दे दिया अपने दोस्त को या फिर किसी को, तो हर महीने आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो इंटरेस्ट क्या है, आपकी इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि इस पर कोई मेहनत तो हो नहीं रही है। ये क्या है, ये आपको हो रही है कुल मिला के, ऐसे समझिए। फिर अगर आपने रेंट पे, आपके पास जगह खाली थी, आपने रेंट पे उठा दिया, तो जो भी आपका पैसा रेंट से आएगा वो भी आपकी इनडायरेक्ट इनकम होगी। तो ऐसी इनकम जो आपके व्यापार से ना आके व्यापार के अलग से आपको प्राप्त होती है वो इनडायरेक्ट इनकम के अंतर्गत आती है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो सभी प्रकार के वे खर्चे जो सीधे उत्पादन या सेवाओं की डिलीवरी में लगते हैं। जैसे कोई वस्तु आपने तैयार की, वस्तु को तैयार करने में जो भी आपका खर्चा लगा वो आपकी क्या है, वो आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेज है। तो माल तैयार करने या सर्विस देने में जो खर्चा सीधे तौर पे होता है उन्हें डायरेक्ट एक्सपेंसेज कहा जाता है। जैसे वेजेस है, फ्राइट इनवर्ड हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, तो ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज में आएगा। क्योंकि जैसे मजदूरी आपने दी, काम आपने कराया, तभी आपको मजदूरी दी आपने, और मजदूरी जब आप दोगे तो ज़्यादा आपका मतलब काम बढ़ेगा, और जब काम बढ़ेगा तो पैसा आएगा। तो सीधे तौर पे किसी वस्तु के निर्माण में जो पैसा खर्च होता है या मैन्युफैक्चरिंग में जो खर्चा होता है वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। या फिर जैसे आपने मेडिकल स्टोर खोला और मेडिकल स्टोर में क्या होगा, दवाएं वहाँ होनी चाहिए, तो दवा लाने पे खर्चा करेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेज। या फिर कोई वस्तु आप बना रहे हो तो उसको बनाने में जो आपका खर्चा हुआ मैन्युफैक्चरिंग में, वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या होता है, तो व्यापार संचालन में होने वाले सामान्य खर्च जो उत्पादन से सीधे जुड़े नहीं होते हैं, यानी वस्तु का उत्पादन से या निर्माण से इसका कोई लेना देना नहीं होता, ये थोड़ा उसके अलग होते हैं। जैसे कार्यालय का किराया हो गया, आपका जो भी ऑफिस है उसका किराया, कर्मचारियों का वेतन, या कोई बिल हो गया जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी और रेंट और ऑफिस एक्सपेंसेस, टेलीफोन बिल, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में आती हैं। जैसे रेंट आ गया, आपको अंडर लगाना, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, सैलरी आ गया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसके बाद अब हम लोग प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी ग्रुप समझ लेते हैं। तो सेकेंडरी में पहला दिया है बैंक अकाउंट, तो इनमें व्यवसाय के बैंक खाते आते हैं। जैसे आपने एसबीआई में खाता खोला, एचडीएफसी में खाता खोला, आईसीआईसी बैंक में खाता खोला, तो किसी भी बैंक में अगर आप खाता चालू करते हैं तो वहाँ पे उसे आप बैंक अकाउंट के अंतर्गत दिखाएंगे। तो ये हमेशा अंडर में आपके दिखाया जाएगा, तो ये अंडर के अंतर्गत आ जाता है। इसके बाद आगे हम लोग देख लेते हैं। तो आगे बैंक ओवरड्राफ्ट दिया हुआ है। तो ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, तो ओवरड्राफ्ट एक ऐसा खाता होता है जिसमें बैंक व्यवसाय को लिमिट के अंतर्गत उधारी देता है, यानी बैंक जो है वो आपको एक लिमिट तक जो है उधार भी दे देता है।
इस पर ब्याज देना होता है और यह एक दायित्व होता है। जैसे बैंक में आपके 5,000 रुपये जमा थे, आपको 6,000 रुपये की ज़रूरत पड़ गई तो आप बैंक से उधारी ले सकते हैं 1,000 रुपये, तो 6,000 रुपये आपको मिल जाएंगे। पर इसमें क्या है, आपको ब्याज देना पड़ेगा। और ये किस पे मिलता है, तो ये करंट अकाउंट पे मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं करंट अकाउंट पे जो है ये मिलता है। इसके बाद अगला क्या दिया है, तो अगला दिया है कैश इन हैंड। तो इसमें नगद राशि आती है। तो व्यापार के पास उपलब्ध नगद को दर्शाता है। व्यापार के पास उपलब्ध यानी जितना भी नगद करंट में बचा होगा वो आपका कैश इन हैंड में आएगा। जैसे 2 लाख रुपये अभी कैश इन हैंड हमारे पास है, तो 2 लाख रुपये हमारा कैश इन हैंड आएगा। इसके बाद इनमें मुख्य रूप से कैश अकाउंट आता है, कैश, पिटी कैश, ये कैश इन हैंड के अंतर्गत दोनों चीज़ें आती हैं। फिर डिपॉजिट असेट्स, तो व्यापार द्वारा की गई जमा राशि जो वापस मिलनी होती है। जैसे आपने सिक्योरिटी रेंट के लिए पैसा जमा कर दिया उसके ओनर के पास, पर जब आप वहाँ पे छोड़ोगे तो क्या होगा, आपको वो वापस मिल जाएगा या फिर उसी में लेस कर दिया जाएगा। तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका डिपॉजिट असेट्स कहलाएगा। तो जब भी किसी वस्तु के लिए या किसी संपत्ति के लिए आप पैसा जमा करते हैं और बाद में वो आपको वापस भी मिल जाता है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका डिपॉजिट असेट्स कहलाता है। फिर इसके बाद जैसे रेंट के लिए डिपॉजिट किया, टेलीफोन के लिए डिपॉजिट किया या सिक्योरिटी के लिए आपने डिपॉजिट किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब भी आप जमा करेंगे पैसा जो वापस आपको मिलेगा या फिर आगे चल के माइनस कर दिया जाएगा उसी में, तो वो आपका डिपॉजिट असेट्स आएगा। इसके बाद ड्यूटीज एंड टैक्स तो सरकार को दिए जाने वाले या प्राप्त होने वाले सभी प्रकार के टैक्स को इस ग्रुप में दिखाया जाता है। जैसे जीएसटी, टीडीएस, वैट, सर्विस टैक्स, ये सभी जो है हमारा ड्यूटीज एंड टैक्स में शामिल है। तो जीएसटी पेबल हो गया, टीडीएस रिसीवेबल हो गया, ये सब इसी में आएगा। कोई भी आपका टैक्स आए, दुनिया भर का कोई भी टैक्स आएगा उसे ड्यूटीज एंड टैक्स के अंतर्गत ही दिखाएंगे। फिर है लोन्स एंड एडवांस असेट्स, तो ऋण व अग्रिम संपत्ति। तो इसका क्या मतलब हुआ, तो व्यापार द्वारा किसी को दिए गए लोन को अग्रिम राशि बोलते हैं। जैसे व्यापार से आपने क्या किया, किसी को एडवांस में पैसा दे दिया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे दिया है भविष्य में वापस मिलने वाली राशि इस ग्रुप में आती है या जो माइनस हो जाती है। जैसे आपने स्टाफ को एडवांस में सैलरी दे दी, आपने एम्प्लॉई को जो है लोन के तौर पे पैसा दिया जो आगे चल के आप काट लोगे, तो वो क्या कहलाएगा, वो आपका लोन्स एंड एडवांस कहलाएगा। तो लोन्स एंड एडवांस में आपको अग्रिम दी हुई धनराशि आती है, जो आप अग्रिम यानी पहले एडवांस में आप अपने एम्प्लॉई के देते हैं या एडवांस में किसी को आप पैसा दे देते हैं जो आगे चल के माइनस होगा या वापस मिलना है, तो वो इसी में आएगा। इसके बाद फिर आएगा आपका प्रोविजन, तो भविष्य के किसी अनुमानित खर्च के लिए किया गया आरक्षण, यानी आप पैसा बचा के रखा है आपने, आगे चल के आपको पता है कि ये खर्चा होना है तो उसके लिए आपने पैसा बचा के रखा है, तो वो आपका प्रोविजन कहलाएगा। तो ये अकाउंटिंग कंजर्वेशन सिद्धांत पर आधारित होता है। इसके बाद ये जो है प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स के लिए पैसा बचाया आपने, या आपको पता है आगे टैक्स में खर्चा होना है, पैसा जाना है, तो प्रोविजन। या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, आपको पता है कि ये पैसा हमारा आगे चल के डूबना है, ये नहीं मिलेगा, तो वो क्या है, वो आपका बैड डेब्ट्स कहलाएगा। तो ये प्रोविजन के अंतर्गत इसमें आ जाएगा। इसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, तो व्यापार द्वारा अपने लाभ का एक हिस्सा जो भविष्य के लिए सुरक्षित रखा गया हो उसे क्या बोलते हैं, उसे रिजर्व एंड सरप्लस बोला जाता है। तो इसमें जर्नल रिजर्व हो गया, कैपिटल रिजर्व हो गया, ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो जर्नल रिजर्व और कैपिटल रिजर्व ये चीज़ें आएंगी, यानी भविष्य में आपको पता है कि भविष्य में जैसे है जो भी कुछ अगर होना है, जैसे बाई चांस आप भविष्य में कोई नुकसान हो गया या कोई भी आपदा आ गई, तो उसके लिए क्या है, कुछ पैसा हमने सुरक्षित रखा है जिससे हमारा क्या हो सके, भरपाई हो सके, तो रिजर्व एंड सरप्लस कहलाएगा। यानी भविष्य के लिए बचाया गया धन हमारा रिजर्व एंड सरप्लस कहलाता है, क्योंकि भविष्य किसी ने नहीं देखा कि आगे चल के क्या होगा। बाई चांस मार्केट अप डाउन हो जाती है या कोई भी छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, तो वो सुरक्षा के लिए हम अलग पैसा रिजर्व कर देते हैं जिससे उसकी भरपाई की जा सके। तो भविष्य में होने वाली जो भी हानियाँ होती हैं, भविष्य के लिए बचाया गया धन, वो हमारा रिजर्व एंड सरप्लस में आएगा। इसके बाद है सिक्योर्ड लोन, तो सिक्योर्ड लोन का मतलब होता है सुरक्षित ऋण। तो ऐसा ऋण जो किसी कंपनी या किसी ऐसा ऋण जो किसी संपत्ति के बदले में लिया गया हो। यानी जैसे आपने क्या किया, एक व्यवसाय ने बैंक से किसी संपत्ति को गिरवी रखकर ऋण दिया। तो एक व्यवसाय है, उसमें क्या हुआ, उसमें किसी संपत्ति को उन्होंने गिरवी रखा बैंक के पास, तो बैंक ने क्या किया, उसके बदले में लोन दे दिया।
तो ये कहलाएगा क्या, सुरक्षित ऋण। तो ऐसा लोन जिसका कोई कानूनी प्रारूप हो या संपत्ति को बंधक बना के दिया जा रहा हो, वो सिक्योर्ड लोन होता है। तो लॉन्ग टर्म अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी पे जो लोन मिलता है वो सिक्योर्ड लोन होता है बैंक की तरफ से। इसके बाद अनसिक्योर्ड, तो ऐसा ऋण जो बिना किसी सिक्योरिटी के दिया गया हो या लिया गया हो, तो ये जोखिमपूर्ण होता है और इन पर ब्याज अधिक होता है। तो लोन फ्रॉम फ्रेंड, अपने मित्र से आपने जो है उधार पैसा लिया, तो वो क्या है, वो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, क्योंकि इस पर कोई सिक्योरिटी नहीं हुई, ये पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है, तो दोनों कंडीशन है। तो पर्सनल लोन हो गया, ये भी आपका अनसिक्योर्ड लोन है, अगर यहाँ पे कोई गारंटी वगैरह यूज नहीं हुई या किसी संपत्ति को जो है गिरवी नहीं रखा गया तो उसके लिए। तो अगर किसी संपत्ति को गिरवी रख के दिया जाता है तो सिक्योर्ड लोन, वरना अनसिक्योर्ड। स्टॉक इन हैंड, तो व्यापार में मौजूदा माल या कच्चा माल जो अभी बेचा नहीं गया हो, उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं स्टॉक इन हैंड। मतलब जो बिका ना हो, जैसे आपने 5 लाख की वस्तुएं खरीदी, उसमें से आपने 3 लाख की बेच दी, तो बचा क्या, 2 लाख की। तो 2 लाख की जो वस्तुएं हैं वही आपका स्टॉक इन हैंड है। तो बचा हुआ या शेष मात्रा में जो वस्तुएं हमारे पास बची होती हैं व्यापार में, वो हमारा स्टॉक इन हैंड कहलाता है। तो इसमें फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल आदि शामिल होते हैं। फिर है सन्ड्री क्रेडिटर, तो ऐसे व्यक्ति या पार्टी जिन्हें हमसे पैसा लेना होता है। जैसे कहीं से हमने उधार खरीदा तो वो हमसे क्या करेंगे, हम अगर उधार सामान खरीदेंगे तो वो हमसे पैसा लेंगे, तो वो हमारे लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाएंगे। अब जैसे राम ट्रेडर्स हैं, एबीसी सप्लायर हैं, तो इनसे हमने उधार खरीदा तो ये हमारे लेनदार यानी क्रेडिटर कहलाएंगे। फिर अगर वही चीज़ क्या की, वही या कोई और भी चीज़ हो सकती है, ऐसे हमने उधार जो है बेच दिया, तो ऐसे व्यक्ति या पार्टी जिन्होंने हमसे उधार में माल लिया है और उनसे हमें पैसे मिलने हैं, तो आगे चल के जब भी पैसे हमें मिलने होंगे तो उनका खाता हम किस में बना देंगे, डेबिटर में। इसका मतलब है कि वो हमारे देनदार हैं और आगे चल के हमको पैसा देंगे। अब जैसे श्याम इंटरप्राइजेस XYZ क्लाइंट, तो ये हमारा क्लाइंट है, इनको हमने उधार में वस्तुएं बेच दी, अब आगे चल के हमको पैसा देंगे तो हमारे ये देनदार कहलाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कुछ ग्रुप के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो देखिए, अगर चालू संपत्ति होगा, करंट असेट्स होगा, तो उसमें क्या चीज़ें आएंगी। तो करंट असेट्स में आपका जो है कैश इन हैंड जो है ये आ जाता है, आपका बैंक अकाउंट आ जाएगा, आपके जो डेबिटर होंगे वो कैश इन हैंड में और सॉरी करंट असेट्स में आ जाएंगे। आपका जो स्टॉक इन हैंड होगा, आपका प्रीपेड एक्सपेंसेज होगा, आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारी चीज़ें करंट असेट्स के अंतर्गत आती हैं। अब कभी आपने इन्वेस्टमेंट किया कहीं पे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, तो उसको करंट असेट्स में दिखाना है। आपका कोई डेबिटर है, आपने उधार वस्तुएं बेची हैं, तो वो आपको करंट असेट्स में दिखाना है। आपने बैंक में खाता खोला है, तो SBI बैंक का जैसे है, तो वो भी करंट असेट्स के अंतर्गत आता है, पर उसको आप बैंक अकाउंट में भी दिखा सकते हैं। इसके बाद फिक्स असेट्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग आ जाता है, और मशीनरी आपने खरीदा, आपने कंप्यूटर खरीदा या आपने फर्नीचर खरीदा, तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। उसके बाद आपने कोई गाड़ी खरीदी, व्हीकल वगैरह भी फिक्स असेट्स में आता है। फिर डिप्रिसिएशन, ये तो निगेटिव पॉइंट है तो इसको रहने देते हैं। फिर लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आता है, तो जो क्रेडिटर होते हैं, क्रेडिटर के खाते आपके लाइबिलिटीज़ में आ जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेज आ जाते हैं, शॉर्ट टर्म लोन आ जाते हैं, GST पेबल आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके जो हैं किस में आती हैं, लाइबिलिटीज़ में। अब इसमें देखिए, करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत सन्ड्री क्रेडिटर भी आता है, करंट लाइबिलिटीज़ भी आता है, लोन्स लाइबिलिटीज़ भी आता है, ड्यूटीज एंड टैक्स भी करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है। वैसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो इसमें क्या हो रहा था, इसमें आपका बैंक अकाउंट के अंतर्गत भी आता है, आपका डेबिटर जो है वो सन्ड्री डेबिटर में आता है, स्टॉक इन में आता है। उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन इन्वेस्टमेंट में आता है, और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में आएगा। प्रीपेड एक्सपेंसेज आपका करंट असेट्स में आएगा। फिर नेक्स्ट आपका दिया है दीर्घकालीन, लॉन्ग टर्म लोन में क्या आएगा, तो आपका बैंक लोन हो गया यानी सिक्योर्ड लोन। फिर आपका दूसरा ये लोन हो गया, ये अनसिक्योर्ड लोन में आ जाएगा। फिर अगला दिया हुआ है इनकम के लिए, तो सेल्स हो गया, सेल्स अकाउंट में, सेल्स सर्विस इनकम हो गया सेल्स अकाउंट में। डिस्काउंट रिसीव अगर है तो वो इनडायरेक्ट इनकम होती है, और इंटरेस्ट रिसीव है इनडायरेक्ट इनकम होती है, रेंट रिसीव है इनडायरेक्ट इनकम होती है, तो इनडायरेक्ट इनकम का ग्रुप हो गया। इसके बाद अगर आपने परचेस किया है तो परचेस ग्रुप में, आपने रॉ मटेरियल खरीदा है डायरेक्ट एक्सपेंसेज, आपने वेजेस दी है डायरेक्ट एक्सपेंसेज। इसके बाद आपने सैलरी का भुगतान किया, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, रेंट, इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिल, इनडायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट, इनडायरेक्ट डिप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट। इसके बाद कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व में, तो प्रोपराइटर कैपिटल अकाउंट में आएगी। जैसे व्यापार चालू किया किसी ने तो उसका क्या है, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा।
फिर ड्राइंग्स कैपिटल अकाउंट में, रिटेन्ड अर्निंग रिजर्व एंड सरप्लस में, फिर सस्पेंस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस प्राइमरी में। तो ये ऑटो में दिया है। इसके बाद जीएसटी वैट से जुड़े खाते ड्यूटीज एंड टैक्स ग्रुप में बनाए जाते हैं और बैंक लेन देन जो है वो बैंक अकाउंट में आते हैं, और उधार बिक्री सन्डी डेबिटर और उधार जो खरीद होती है वो सन्डी क्रेडिटर के अंतर्गत आती है। तो ये हमारे नोट पॉइंट यहाँ पे दिए हुए हैं। इसके बाद जो है हम लोग वाउचर कवर करेंगे, तो वाउचर हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, वरना वीडियो हमारी काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियोज़ को लाइक करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।